महर्षि हाथ से इशारा करके उन चारों लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, क्या आप चारों में से कोई बता सकता है कि शनाया ने मुझे जहर कैसे दिया? उन चारों लड़कों ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कब और कैसे हुआ। हालांकि किसी के पास भी एक सीधा जवाब नहीं था, फिर भी वो चारों सोचने लगे। तभी उनमें से एक लड़के ने महर्षि से पूछा, क्या शनाया ने जहर चाय में डाला था या फिर मछली पकड़ने वाली छड़ी में जहर था? महर्षि उस लड़के के सवाल का सीधा जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं। महर्षि को पता था कि अगर शनाया ने इनमें से किसी भी तरीके से जहर दिया होता तो उन्हें पता लग जाता। इसके बाद वो चारों लड़के अलग अलग अनुमान लगाने लगे। हालांकि महर्षि ने अनुमानों को 2 शब्दों में जवाब देकर गलत साबित कर दिया। चारों लड़कों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शनाया ने महर्षि को जहर कैसे दिया होगा, इसलिए वो चुप हो गए। तभी महर्षि वहां से उठकर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, शनाया की आवाज में जहर था, उसने गाना गाकर मुझे जहर दिया। महर्षि की यह बात सुनकर वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, गाने में जहर? ये मैंने पहली बार सुना। महर्षि अपनी बात को दोहराते हुए कहते हैं, जहर न मेरी चाय में, ना ही मछली पकड़ने वाली छड़ी में और ना ही हवा में था। यह जहर उसके गाने में था और उस जहर का असर मुझे तब हुआ जब मैं बहुत ध्यान से उसके गाने को सुन रहा था और उसका आनंद उठा रहा था। मुझे लगता है आप चारों इस बात को समझ गए होंगे। उनमें से एक लड़का महर्षि से कहता है, आप सच में एक दिव्य गुरु हैं। आपके अलावा कोई भी इस जहर को इतनी जल्दी पहचान कर उसका उपचार नहीं निकाल सकता है। यह आपके ज्ञान का सबूत है। पहले लड़के की बात खत्म होते ही दूसरा लड़का कहता है, जब मैंने इस जहर के बारे में सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा। महर्षि उन चारों से कहते हैं, हाँ ये बात सच है कि यह कोई आसान जहर नहीं था और ऐसी नई चीजों की खोज करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक लड़का महर्षि की बात से सहमत होते हुए कहता है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। महर्षि ने हंसते हुए कहा, हाँ ये अपने आप में एक बड़ी खोज है जो उसने कर दिखाई। इसके अलावा एक और बात उन लड़कों के मन में उठ रही थी, इसलिए उनमें से एक लड़का महर्षि से पूछता है, महर्षि क्या ये जहर इतना खतरनाक था जितना कि शनाया कह रही थी, या फिर वो सिर्फ बातें बना रही थी? महर्षि उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए जहर पीना पड़ेगा। वो चारों महर्षि की इस बात से हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने पर वो महर्षि से पूछते हैं, महर्षि जहर पीने से पता चलेगा, इस बात का क्या मतलब है? महर्षि उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे मन में भी इस जहर को लेकर कई सवाल हैं, इसलिए जब मैंने इस जहर को गैस के रूप में बदला तब मुझे गाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही तुम चारों सांस लोगे जहर तुम्हारे शरीर में चला जाएगा, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। फिर धीरे धीरे उन्हें जहर का असर होना शुरू हुआ। सबसे पहले उनके पैर कमजोर होने लगे, फिर पेट दर्द शुरू हुआ। ऐसा लगा मानो पूरे शरीर में कीड़े दौड़ते हुए उन्हें काट रहे हों। ये दर्द सामान्य दर्द से कई गुना ज्यादा था। एक एक करके जहर का असर शरीर के सभी अंगों में होने लगा था। रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ने लगी और खड़ा होना मुश्किल हो गया। इस जहर का असर सच में बहुत खतरनाक था। अब तक तीनों लड़कों के चेहरे हरे पड़ गए थे। महर्षि उन चारों को तड़पता हुआ देखकर कहते हैं, तुम लोग वही महसूस कर रहे हो जो मैं कुछ देर पहले महसूस कर रहा था। हालांकि इसका असर तुम चारों पर मुझसे ज्यादा हुआ है क्योंकि मेरा शरीर तुमसे 5 गुना ज्यादा मजबूत है, और मैंने तुम चारों पर इसीलिए इसका प्रयोग किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही आदमी इस जहर के दर्द से तड़पे। दर्द के कारण उन चारों के मुंह से एक भी शब्द निकलना बहुत मुश्किल था। फिर भी उनमें से एक लड़का हिम्मत करके महर्षि से कहता है, महर्षि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। इस दर्द को सहना बहुत मुश्किल है, कृपया इसका उपचार बताइए। इतना कहते ही उस चौथे लड़के का चेहरा भी हरा होने लगता है। तभी महर्षि उन चारों की तरफ देखते हुए झील के किनारे रखे 3 तख्तों की तरफ इशारा करते हुए बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, आओ यहां बैठो, मैं तुम्हें इस जहर से छुटकारा पाने की विधि बताता हूं। हालांकि यह विधि मैं पहले ही बता चुका हूं। इस विधि के प्रयोग होते ही आज से ठीक 3 दिन बाद तुम चारों को मुझे अपना अनुभव बताना होगा। उन चारों को जहर का उपचार बताने के बाद महर्षि वहां से चले जाते हैं। महर्षि की बात सुनकर वो चारों एकदम शांत हो जाते हैं और फिर उन तख्तों के साथ साथ चारों तरफ देखने लगते हैं। वैसे तो झील के किनारे अभी भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा उन चारों को इस तरह देखना उनके लिए शर्म की बात होती। इतने में आसमान से एक आवाज आती है, चिंता मत करो, यहां आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब यहां कोई नहीं आएगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, इसलिए तुम अपने आप को ठीक करने पर ध्यान दो। ये सुनते ही जब उन चारों लड़कों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें 4 देवियां एक
रिबन से खेलती हुई नजर आई। वो चारों देवियां मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन लड़कों को ऐसा लगा कि वो उनकी बदकिस्मती का मजाक उड़ा रही हैं। उन चारों देवियों की मुखिया लड़कों से कहती है, क्या आपको इस तख्त तक पहुंचने के लिए हमारी मदद की जरूरत है? साथ ही हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि महर्षि ने यह भी कहा था, अगर आप में से कोई भी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके इस जहर से छुटकारा पाना चाहेगा तो वो हमेशा के लिए नपुंसक हो जाएगा। इस बात ने उन चारों लड़कों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया, इसलिए वो बिना रुके अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस तख्त पर पहुंचे। मुखिया कहती है, महर्षि पर पहली बार वार हुआ, इससे पहले किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ और उसके बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे तो उन चारों लड़कों ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन लोगों के मन में भी शनाया से मिलने की इच्छा थी। मुख्य बात यह थी कि आध्यात्मिक शक्तियां उपहार के रूप में मिलती हैं, लेकिन जो शक्तियां शनाया के पास थी वो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। राजा शनाया को ढूंढ रहा था, महर्षि भी शनाया को ढूंढ रहे थे। यश आचार्य शनाया को ढूंढते ढूंढते थक कर हार मान चुके थे। दूसरी तरफ शनाया को पता था कि वो अब इस राज्य में नहीं रह सकती, इसलिए वो नई सभ्यता को सीखने और इन सब से बचने के लिए दो पड़ोसी राज्यों की तरफ जाने का फैसला कर चुकी थी। महर्षि के शिष्यों ने उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती को आते हुए आज तक नहीं देखा था। शनाया अपना पीछा करने वालों में से सबसे ज्यादा परेशान महर्षि से थी। साथ ही महर्षि इतने शक्तिशाली थे कि वो अभी उनका सामना नहीं कर सकती थी। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो उनसे दूर कहीं छुपकर उनके साथ लड़ने के लिए लगातार तैयारी करती रहे। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव के अनुसार शनाया 2 सालों में महर्षि के समान शक्तिशाली हो सकती थी। भले ही उसके पास आध्यात्मिक शक्तियां नहीं थी, फिर भी उसका मनोबल उसे महर्षि के सामने खड़े होने के लिए तैयार कर सकता था। वो अपनी टेलीपोर्ट की शक्ति का और लगातार अभ्यास से एक शक्तिशाली लड़की बन सकती थी। साथ ही उसके मन में यह भी बात चल रही थी कि 2 साल बाद उसकी और महर्षि की सगाई का कोई मतलब नहीं रहेगा और वो आजादी से अपनी जिंदगी जी पाएगी, क्योंकि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे अकेले रहना पसंद था। शनाया लगातार टेलीपोर्ट करके उस राज्य से भागने में कामयाब हो गई। दूसरा राज्य वहां से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे तो ये राज्य उतना विकसित नहीं था, फिर भी यहाँ की सभ्यता की बातें चारों तरफ फैली हुई होती थी। यहाँ की गलियां अन्य राज्यों से छोटी थी और सभी इमारतें एक समान बनी हुई थी। यहाँ की वास्तुकला विश्व भर में प्रसिद्ध थी। इस राज्य के कलाघर को देखने के लिए लोग देश विदेशों से आया करते थे। कलाघर में राजा का परिवार नहीं रहता, बल्कि ये राज्य का प्रसिद्ध वैश्यालय है। इसका नाम कलाघर इसलिए रखा गया क्योंकि काफी समय पहले ये राजघराना हुआ करता था और यहाँ राजा का पूरा परिवार रहता था। इसलिए ये वैश्यालय राज्य के अन्य वैश्यालयों से अलग था। यहाँ की विशेषता ये भी थी कि यहाँ की वैश्याएं संगीत, शतरंज, सुलेख, पेंटिंग, खेलकूद जैसे कार्यों में तेज थी। यहाँ के गीतों में भी विशेषताएं देखने को मिलती थी। यहाँ की सस्ती से सस्ती वैश्या की कीमत भी 10,000 के आसपास थी और 10,000 में केवल 1 घंटे तक ही ग्राहक वहां रुक सकता था। अगर किसी ग्राहक को वहां रात गुजारने का मन हो तो उसे लगभग 50,000 तक की राशि देनी पड़ती थी। और उन सभी वैश्याओं में जो सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी वो किसी ग्राहक के पास नहीं जाती थी। जो इंसान मुंहमांगी कीमत अदा कर सकता है उसे भी उस प्रसिद्ध वैश्या से अनुमति लेनी पड़ती थी। उस वैश्यालय में सबसे प्रसिद्ध वैश्या का नाम उर्वशी था। इसी तरह से और वैश्याओं के नाम भी उनकी सुंदरता के अनुसार ही रखे गए थे। उर्वशी वो एक शांत स्वभाव की सुंदर महिला थी। चारों तरफ उसके बारे में यह अफवाह फैली हुई थी कि उसने मुस्कुराना बंद कर दिया है, क्योंकि जब वो मुस्कुराती है तो उसके दरवाजे के बाहर सभी मर्द अपनी सारी संपत्ति लेकर लाइन लगा लेते थे। बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की होने के साथ साथ उर्वशी लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज करने वाली खास खुशबू का इस्तेमाल करती थी। उर्वशी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था और वो अपने मन के मुताबिक ग्राहक के पास ही जाती थी। अगर उसका मन ना हो तो सम्मानित से सम्मानित व्यक्ति का भी प्रस्ताव ठुकरा देती थी। इस प्रसिद्ध वैश्यालय में हर वैश्या के पास अपना अलग आंगन था। सभी वैश्याएं रात को अपने आंगन में आकर ग्राहक को बुलाने के लिए लालटेन जलाया करती थी। क्योंकि उर्वशी बाकी वैश्याओं से अलग थी, इसलिए उसके पास काफी बड़ा आंगन था। लेकिन उर्वशी के दरवाजे पर हमेशा ही मर्दों की एक लंबी लाइन लगी रहती थी, इसलिए उसे ग्राहकों को बुलाने के लिए किसी तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी उर्वशी के दरवाजे के बाहर मर्दों की लंबी लाइन लगी थी। सभी मर्द उसकी एक झलक देखने के लिए कई घंटों से वहां खड़े थे। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी किसी को उर्वशी की एक झलक तक नहीं दिखाई थी, लेकिन वो सब
उर्वशी के कमरे से आ रही गाने की आवाज को सुनकर अपना मन बहला रहे थे। तभी अंदर उर्वशी खुशी से इधर उधर दौड़ लगाने लगी। वैसे तो उर्वशी कभी ऐसा नहीं करती थी, पर आज वो अपने कमरे के चारों तरफ यहां से वहां खुशी से दौड़ रही थी। उर्वशी ने राज्य के उच्च अधिकारी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था, लेकिन उर्वशी के कमरे में ये कौन था, इस बात की जिज्ञासा बाहर खड़े सभी ग्राहकों में बनी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो इंसान जो अंदर है वो जरूर कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है या फिर उसका राजघराने से कोई ताल्लुक होगा। उर्वशी के कमरे में रखी हुई हर एक चीज बेहद खूबसूरत और अलग थी, चाहे वो पलंग हो या पलंग में बिछी चादर या फिर साइड पर रखा हुआ सोफा या आराम कुर्सी। सभी काले और सफेद रंग के फर्नीचर उसके कमरे की शोभा को बढ़ा रहे थे। सिर्फ उर्वशी के कमरे में रखा हुआ बाथटब ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती कमरे के बीचों बीच रख दिया हो। बाथटब में बैठी हुई शनाया अपनी थकान मिटा रही थी। रात भर भागते भागते वो बहुत थक गई थी, इसीलिए वो गर्म पानी उसके शरीर को सुकून दे रहा था। पानी का तापमान उसके शरीर के अनुकूल था। अगर कोई इंसान अपनी सारी संपत्ति लेकर उर्वशी के दरवाजे पर आ जाए तो इस जरूरी नहीं था कि उसे उर्वशी के साथ बात करने, बैठने या रात गुजारने का मौका मिले, लेकिन आज उर्वशी कमरे में इधर उधर घूमती हुई अपनी प्यारी आवाज में गाना गा रही थी और शनाया उसके गाने का आनंद उठा रही थी। शनाया को उसके गाने को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों से कोई झरना गिर रहा हो। तभी अंगूठी शनाया से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर की खुशबू को धोने के लिए 15 मिनट पानी में रहना काफी है, लेकिन तुम 1 घंटे से पानी के अंदर बैठी हुई हो। शनाया एक लंबी सांस भरते हुए अंगूठी से कहती है, ये पानी मेरे शरीर की थकान दूर करने में मदद कर रहा है, इसलिए मैं कुछ देर और यहीं बैठना चाहती हूँ। भले ही वो झील की खुशबू कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर शनाया के लिए घातक हो सकती थी, इसीलिए उससे पीछा छुड़ाना ज्यादा जरूरी था। उस समय अंगूठी ने शनाया को एक सुझाव दिया था कि अगर वो उस झील की बदबू से छुटकारा पाना चाहती है तो उर्वशी के इत्र की विधि लेकर उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए शनाया इतना लंबा रास्ता तय करके उर्वशी के पास आई। वैसे तो उर्वशी से मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आम लोगों को उसके कमरे में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन कमरे के अंदर आना शनाया के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। जाहिर सी बात है कि शनाया के वहां आते ही उर्वशी उसे देख के डर गई, लेकिन उर्वशी के चिल्लाने से पहले शनाया ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो खुश हो गई और उसने शनाया को अपने कमरे में रहने की अनुमति दी थी। उर्वशी के शरीर से एक गंदी बदबू आती थी जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। ये जानते हुए शनाया ने उससे कहा, क्या आप अपनी बीमारी का इलाज चाहती हैं? क्योंकि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। कुछ देर बात करने के बाद उर्वशी को भी शनाया पर भरोसा हो गया था कि वो उसकी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि उर्वशी के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है जिससे वो लंबे समय से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। बेशक ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं थी, इसलिए आज तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया, और वैसे भी उर्वशी एक खास खुशबू का इस्तेमाल करके इसे बाहर आने से रोक देती थी। वो बात अलग थी कि खुद पर इतना ध्यान देने वाले एक इंसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात थी, इसलिए उर्वशी ने कई सालों तक अलग अलग प्रकार की दवाइयां खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने एक इत्र बनाने की कला सीखी और वो उसमें निपुण हो गई। आखिरकार ये तय हुआ कि पहले उर्वशी शनाया के लिए एक खास प्रकार का इत्र बनाकर उसके पानी में डालेगी और फिर शनाया उर्वशी का इलाज करने में उसकी मदद करेगी। अंगूठी शनाया से कहती है, तुम बहुत किस्मत वाली हो, इसलिए उर्वशी तुम्हारे लिए गाना गा रही है, और ये गाना वो कई साल पहले गाना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं मिला। यही नहीं, उर्वशी के मुंह से गाना सुनने के लिए बहुत लोग बेताब हैं। तभी शनाया एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए अंगूठी से पूछती है, अंगूठी, क्या तुम बता सकती हो कि इस कलाघर का मालिक कौन है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली इंसान होगा। अंगूठी शनाया को एक शब्द में जवाब देती है, माँ जया। शनाया को इस बात पर भरोसा नहीं हो पाता। वो फिर से अंगूठी से पूछती है, माँ जया, वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती? क्या तुम जानती हो इस सब के पीछे किसका हाथ है? अंगूठी जवाब देती है, आखिरकार तुमने सही सवाल पूछा। कलाघर और नीलामी कक्ष दोनों का मालिक एक ही इंसान है। वो इंसान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आता। क्या शनाया कलाघर के मालिक का पता लगा पाएगी? क्या उर्वशी की बीमारी ठीक होगी? क्या उर्वशी का इत्र झील की खुशबू को शनाया के शरीर से दूर कर पाएगा, या उससे पहले महर्षि शनाया को ढूंढ लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शनाया अंगूठी से पूछती है, उसका नाम क्या है जो इस कलाघर को चलाता है? अंगूठी शनाया को जवाब देती है, मैं उसका नाम नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि वो बिना दुनिया के सामने आए, बिना अपना चेहरा दिखाए सारी परेशानियों का हल निकाल लेता है।
उसे कभी किसी ने नहीं देखा, शायद जो उसके साथ काम करते हैं वो लोग उसे जानते हों। शनाया अंगूठी की बात सुनकर सोचने लगती है कि कलाघर में रहने वाले लोग आसानी से किसी को अंदर नहीं आने देते, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इंसान जो इस कलाघर को चलाता है कितना शक्तिशाली होगा। पर वो है कौन? अंगूठी शनाया से फिर कहती है, कलाघर को कौन चलाता है यह हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, इसलिए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। शनाया अपनी पूरी थकान दूर करके बाथटब से उठते हुए कपड़े पहनती है और फिर बाल बनाती है। तभी उर्वशी शनाया से कहती है, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना दूं, ये छुट्टियां तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। शनाया खुश होकर उर्वशी के सामने बैठ जाती है और उर्वशी उसे आईना देते हुए उसके बाल बनाने लगती है। उर्वशी शनाया से पूछती है, देखो कैसा लग रहा है? शनाया खुद को आईने में देखकर सोचती है उसे याद भी नहीं कि इससे पहले उसके बालों में कंघी किसने की थी। अपने बालों में फूलों से बनी हुई क्लिप देखकर शनाया और खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर उर्वशी की बनाई हुई चुटिया बहुत अच्छी लग रही थी। शनाया को बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली थी, इसलिए शनाया उर्वशी को धन्यवाद देती है और फिर दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। शनाया उर्वशी की बीमारी ठीक करने के साथ साथ उसे त्वचा से संबंधित और दवाइयों के बारे में भी बताती है और उर्वशी शनाया की लंबी यात्रा के बारे में जानकर उसे अपना कैरिज उपहार के रूप में दे देती है। उर्वशी जैसे ही शनाया को दरवाजे पर छोड़कर आती है, उसे पता चलता है कि कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा है। अंदर बैठी एक अधेड़ उम्र की सुंदर औरत, लंबी पतली घुंघराले बालों वाली, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो कुछ बोलती हों। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक नजर कई लोगों की धड़कनें रोक सकती है। उसका चेहरा मलमल से ढका हुआ था, फिर भी इस बेहद खूबसूरत औरत की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चाय का कप लिए वो टेबल के सामने बैठी बहुत देर से अपने उस कप को घुमा रही थी। उसकी हरकत साफ बता रही थी कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। तभी बाहर से उर्वशी की आवाज आई, माँ जया। इतना कहते ही उर्वशी अपने घुटने टेक कर माँ जया के पैर छूने लगी। उन सबके लिए माँ जया ही कलाघर की मालकिन थी। वैसे तो उर्वशी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन माँ जया के सामने वो एक छोटी बच्ची की तरह थी। माँ जया मुश्किल से ही कलाघर में आती थी, क्योंकि उसके पास खबरें पहुंचाने और वहां की देखभाल करने के लिए बहुत लोग थे। जब उर्वशी ने माँ जया को पहली बार देखा था तब वो सिर्फ 8 साल की थी। हालांकि इस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन माँ जया की सुंदरता वैसी की वैसी ही है। एक प्रतिभाशाली महिला होने के कारण कलाघर की बहुत सारी वेश्याओं ने अधिकांश कौशल उनसे ही सीखे थे। कलाघर में जितना लोग माँ जया से प्यार सम्मान रखते थे, उतना ही डरते भी थे। इसीलिए उर्वशी पूरे 1 साल बाद अचानक माँ जया को कलाघर में देखकर हैरान हो गई थी। माँ जया उर्वशी से एक सीधा सवाल करते हुए कहती हैं, उर्वशी, क्या तुम्हारे कमरे में कोई छोटी सी लड़की आई थी जिसे चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो? यह सवाल सुनकर के उर्वशी और हैरान हो गई, पर उसने इनकार नहीं किया। वो माँ जया से कहती है, हाँ माँ जया, वो आई थी, क्यों, क्या हुआ उसे? माँ जया ने बिना पल के झपकाए उर्वशी की बात का जवाब दिया, शायद उसे ढूंढा जा रहा है, उसका नाम शिरीन है। यह नाम सुनते ही उर्वशी चुप हो गई और सोचने लगी, उसने सुना था कि शिरीन अपनी परीक्षा बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गई थी और फिर उसे यश आचार्य ने पकड़ लिया, लेकिन उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेली यहां तक कैसे पहुंच सकती है। शनाया की परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बारे में चारों तरफ खबरें फैल चुकी थी। अब आसपास के सभी राज्य उसके बारे में जानने लगे थे। लोगों की नजरों से बचना शनाया के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। माँ जया को पता था कि इस समय उर्वशी के दिमाग में कई सवाल होंगे जिनका जवाब वो नहीं दे सकती है, लेकिन वो उर्वशी से पूछती है, उर्वशी, क्या तुमने उसे अपनी गाड़ी दे दी? उर्वशी ने जवाब दिया, हाँ, वो जल्दी में थी और उसे किसी तेज वाहन की जरूरत थी, इसीलिए मैंने। माँ जया ने उसे बीच में ही रोक दिया और बिना कुछ कहे वो वहां से जाने लगती है। तभी उर्वशी उन्हें रोकते हुए पूछती है, माँ जया, क्या आपने इस बारे में किसी को बताया? माँ जया उर्वशी को जवाब देते हुए कहती है, उसे ढूंढा जा रहा है, जरूरत पड़ने पर हमें बताना पड़ेगा। उर्वशी फिर पूछती है, क्या आप जानती हैं कि वो उसके साथ क्या करेंगे? माँ जया कहती है, उर्वशी, तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमें इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद माँ जया वहां से चली गई। उर्वशी का कैरिज बहुत सुंदर था। उसमें अलग अलग जगह के चित्र बने हुए थे। साथ ही उस गाड़ी को खींचने वाला घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं था। वो जलती हुई लौ की तरह या कहीं की बिजली से भी तेज दौड़ता था और एक दिन में हजारों मील पार करने की क्षमता रखता था। उर्वशी का कैरिज ड्राइवर
इस कैरिज को तेजी से रास्तों पर चला रहा था। तभी सामने से एक बांस का बना हुआ कैरिज उर्वशी के कैरिज के सामने आया। वो कैरिज बहुत सामान्य था, पर उसको चलाने वाला घोड़ा उर्वशी के घोड़े से बड़ा था और ज्यादा तेज था। उर्वशी का कैरिज ड्राइवर सामने से आते हुए कैरिज को देख नहीं पाया, इसीलिए दोनों आपस में टकराए। फिर दोनों कैरिज वहीं पर रुक गए। इससे पहले कि ड्राइवर की समझ में कुछ आ पाता, एक आदमी शनाया के कैरिज में घुस चुका था। ड्राइवर हड़बड़ी में उससे पूछता है, कौन हो तुम? उस आदमी की चाल बहुत तेज थी, इस वजह से ड्राइवर उसे देख नहीं पाया। वो सच में एक आदमी ही था या औरत, या उसकी कदकाठी कैसी थी? लेकिन ड्राइवर के मन में सवाल चल रहा था कि उर्वशी की गाड़ी में हमला करने की हिम्मत करने वाला ये कौन हो सकता है? वो आदमी बहुत तेज था। जब तक ड्राइवर सोच रहा था कि उसे गाड़ी के अंदर जाकर देखना चाहिए, उससे पहले ही वो आदमी गाड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखने के बाद वो आदमी ड्राइवर से पूछता है, लड़की कहाँ है? वो आदमी लंबा सुडौल और हरे रंग का लबादा पहने हुए था। उसने अपना चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी वो सुंदर लग रहा था। ड्राइवर भले ही उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकता था, फिर भी वो अच्छा महसूस कर रहा था। उस आदमी ने जिस तरीके से खुद को ढका हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता। ड्राइवर को आदमी किसी भी तरह की चुनौती देने जैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनते ही ड्राइवर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसलिए ड्राइवर डरते हुए आदमी से कहता है, वो लड़की गाड़ी के अंदर आराम कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि वो बहुत थकी हुई है, इसलिए मैं उसे परेशान ना करूं। ड्राइवर की बात सुनते ही वो आदमी सोचने लगा, जब वो गाड़ी के अंदर गया था तब कंबल तय करके रखा हुआ था। बैठने की जगह में कोई सलवट नहीं थी और उसे अंदर सिर्फ इत्र की खुशबू और एक घड़ी के अलावा कुछ मिला नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि शनाया वहां से बहुत देर पहले ही निकल चुकी थी। ये सोचते हुए वो आदमी अपने आप से कहता है, क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शायद तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैं सिर्फ तुम्हें उन्हीं पहाड़ों पर ले जाना चाहता हूं जहां हम पहले भी जा चुके हैं। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें जाने दिया था और एक बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस मुझे एक और मौका दे दो। कुछ देर बाद वो आदमी अपनी जेब से एक रंगीन चिड़िया निकालकर उसके कान में कहता है, जाओ उसे ढूंढो। इतना कहते ही उसने उस चिड़िया को उड़ा दिया। जैसे ही वो आदमी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, उसे आसमान में एक हरे रंग की चिड़िया चूं चूं करती दिखाई दी, जो उसके कैरिज के चारों तरफ घूमने लगी। ये देखते ही उसने अपना ताबीज निकाला। जैसे ही वो ताबीज अपनी हथेली में रखा, उसे एक आवाज सुनाई थी, तुम्हारे लिए संदेश है। शिरीन ने हम सबसे पीछे छुड़ाने के लिए एक जाल बुना है। मैं इस बात की छानबीन कर रहा हूं और मुझे शक है कि उसका शरीर किसी आत्मा के वश में है। यह आवाज यश आचार्य की थी। यश आचार्य बहुत सी बातें उस आदमी को बताना चाहते थे, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उसने ताबीज अपनी हथेली से हटाकर उस हरी चिड़िया को दे दिया और वो इसे लेकर उड़ गई। इसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी में चढ़ा और सेकंड्स में वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर ड्राइवर बहुत हैरान हो गया। वो अपनी गाड़ी को ऐसे चला रहा था जैसे सपना देख रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने अभी देखा वो सपना था कि सच। वो गाड़ी के अंदर गया और उसने पूरी गाड़ी को छान मारा, पर उसे एक लवादे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। शायद वो लवादा शनाया ने किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोड़ा हो। लेकिन ड्राइवर के लिए उससे बड़ा सवाल यह था कि शनाया चलती गाड़ी से कैसे कहीं जा सकती है। ड्राइवर ने गाड़ी चलाने के बाद एक बार भी उसे नहीं रोका था और उस गाड़ी में सिर्फ एक ही दरवाजा था। इसीलिए वो सोच रहा था कि क्या वो लड़की भूत थी या फिर वो हवा बन गई। आखिरकार वो ड्राइवर को बताए बिना या गाड़ी रोके बिना कैसे इस गाड़ी से बाहर निकल सकती है। ये सोचते हुए जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गर्दन उठाई तो उसे बैगनी रंग का लबादा पहना हुआ एक आदमी पेड़ों के ऊपर खड़ा दिखा। ड्राइवर नहीं समझ पा रहा था कि वो आदमी कितनी देर से वहां खड़ा है। साथ ही उसका चेहरा एक डरावने मास्क से ढका हुआ था। ड्राइवर पहले से ही बहुत हैरान था, पर यह देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन उस आदमी के पास आते ही उस ड्राइवर का दिल और तेज तेज धड़कने लगा। तभी वो आदमी ड्राइवर से पूछता है, कलाघर का 8वां नियम क्या है? ड्राइवर पहले से डरा हुआ था, फिर भी वो अपनी कांपती आवाज में पूछता है, क्यों 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 बताऊं तुम्हें? और तुम सभी क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने ड्राइवर के सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे घूरता रहा। ड्राइवर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस आदमी की आंखों को देखकर बर्फ की तरह जम गया है। लेकिन उस आदमी ने ड्राइवर की बात का जवाब नहीं दिया, बस उसे कलाघर का 8वां नियम बताने लगा। कलाघर के 8वें नियम के अनुसार तुम अपने ग्राहक के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। न ही तुम अपने ग्राहक के किसी भी काम में गलत या सही देखने का अधिकार रखते हो। अगर तुमने इस नियम का पालन नहीं किया तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी और तुम्हें 3 साल तक बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। यह सुनते ही ड्राइवर कांपने लगा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर ड्राइवर उस आदमी से पूछता है, आपको कलाघर के नियम कैसे पता है?
लेकिन वो आदमी ड्राइवर के सवाल का जवाब दिए बिना एक और सवाल पूछता है, अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये गलती खुद की या कोई और भी तुम्हारे साथ था। ड्राइवर अब इतना डर चुका था कि उस आदमी के किसी भी सवाल पर एक शब्द निकालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने घोड़ी की पीठ पर हाथ मारा और वहां से भाग गया। लेकिन उस आदमी ने ड्राइवर का पीछा नहीं किया। कुछ देर बाद एक धमाके के साथ साथ ड्राइवर के चीखने की आवाज आई। गाड़ी और ड्राइवर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे आकर बुरी तरह से पिस चुके थे। कुछ देर बाद ड्राइवर की मौत हो गई और ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा। हालांकि वो आदमी ड्राइवर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस ड्राइवर ने एक के बाद एक गलती करके खुद की कब्र खुद ही खोद डाली थी। कुछ देर बाद एक लड़की उस घटना स्थल पर पहुंची। लड़की ने उस बैगनी लबादे वाले आदमी का पैर छूकर स्वागत किया। वो आदमी उस लड़की से कहता है, गाड़ी और ड्राइवर दोनों को कला घर ले जाओ। साथ ही माँ जया से कहो कि अब कला घर की व्यवस्था को दोबारा देखने की जरूरत है। अगर भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस बैगनी लबादे वाले आदमी ने कुछ देर वहीं खड़े होकर अपनी उंगली की तरफ देखा। उसकी अंगुली में वही काली अंगूठी थी जो महर्षि के हाथों में थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि महर्षि ही थे। उस काली अंगूठी से नजर हटाकर महर्षि अपने आप से कहते हैं, इस तरह टेलीपोर्ट की शक्ति का लोगों को पता लगना अच्छी बात नहीं है। यह हमें मुश्किल में डाल सकता है और इससे हमारे सम्मान पर भी असर पड़ रहा है। एक रेशमी कपड़े में मोटा सा शरीर, लंबी लंबी मूछें और सर पर अमीर आदमी की टोपी डाले शनाया एक गाड़ी के अंदर गहरी नींद में सोई है। उस गाड़ी की दीवारों पर बड़ी सी चील का चित्र बना हुआ है। ये गाड़ी बहुत तेज गति से चलने वाली गाड़ियों में से एक है। हालांकि इसकी तुलना शाही परिवार की गाड़ियों से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इसकी गति सामान्य गाड़ियों से काफी तेज है। ये गाड़ी 2000 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी परेशानी के तय कर सकती है। शनाया इस गाड़ी में गहरी नींद में सोई है और खर्राटे ले रही है। उसके खर्राटे सुनकर ड्राइवर अपना सर हिलाता है। ड्राइवर को शनाया का ख्याल रखने का आदेश मिला है। सबसे पीछा छुड़ाने के लिए शनाया ने कौन सा जाल बनाया था? क्या यश आचार्य अभी भी शनाया का पीछा कर रहे थे? क्या महर्षि शनाया के जाल में फंस जाएंगे या फिर उसे ढूंढ निकालेंगे? जानने के लिए सुनिए एक थी शीरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।